धन्यवाद उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि बहुत बारीकी से आप इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं और पुनरावृत्ति न हो इसकी चिंता कर रहे हैं। खास सारा मीडिया जगत इसी स्तर पर सोचता और काम करता तो शायद ये इतना व्यापक रूप में नहीं पाँव पसार पाता। विजय भैया सहगल तो ये भी होता है। विजय भैया सहगल निदान पूछ रहे हैं, 4 निदान ऐसा जो कंसोलिडेट वे में अगर कोई अधिकारी सुन रहे हो, मंत्रालय के लोग सुन रहे हो या पुलिस विभाग या सीएसएफ, तो 4 ऐसा क्या सजेशन आप देंगे वाकई इसको एक पॉजिटिव या फर्स्ट स्टेप का समाधान मान सके? पहला तो बीसीसीएल में 12 जोन हैं, 12 को ड्रोन 12 को दे दिया जाए। वो लोग ड्रोन से निगरानी करें, क्योंकि इतना डीप गांव में भीतर में बंद माइंस में ये लोग अवैध खनन कर रहे हैं कि हो सकता है कि बीसीसीएल कहेगा मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है। हम जो पिछले 20 साल से माइंस बंद पड़ा है उसकी कितने मुहाने खुले हैं, हम निगरानी नहीं कर सकते, उतनी मेरी क्षमता नहीं है। मान गए बात को, आप ड्रोन से निगरानी कीजिए और जैसे ही ड्रोन में आ जाए कि हाँ 500,000 बोरा भर लिया, अब ये लोडिंग ट्रांसपोर्टिंग करने वाला है, उसके पहले से ऐसे जाके उठा ले। सिर्फ 15 दिन करने की जरूरत है। 16वां दिन उसके पीछे जो कर रहा है उसका कमर टूट जाएगा आर्थिक रूप से, क्योंकि उसको तो भुगतान करना पड़ रहा है। वो 16वां दिन भाग जाएगा उस इलाके से। ये दूसरा मैंने कहा कि जीपीएस सिस्टम। तीसरा, जिस थाने के इलाके में अवैध खनन पकड़ा जाए, जो थाना पूरा नपना चाहिए, पूरा थाना में चौरी चौरा कांड जैसा, वहाँ के चौकीदार से लेके बड़े अधिकारी तक, सबसे बड़ा अधिकारी है उसका ट्रांसफर, उसका सस्पेंशन, क्योंकि वह यह राष्ट्रीय संपदा की चोरी को नहीं रोक पाए, यह आरोप लगना चाहिए, यह केस होना चाहिए। चौथा मैंने कहा लोगों को जागरूक किया जाए, लोग जानकारी दें और उसको आप इनाम दें। निचितपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। नमस्कार, व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं उमेश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। जब झारखंड के परिशिष्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो कोयलांचल के बिना यह सदैव अधूरा रहा है। अब बात जब कोयले की नगरी की होगी तो इसमें 3 तरीके का मामला आपको आसपास हर दिन आपके अगल बगल गलियारों में दिख जाता है। कोई कहते हैं वैध है, कोई बोलते हैं अवैध है, और तीसरा एक नया नाम इन दिनों मिला है, वैध के माध्यम से आउटसोर्सिंग। क्या कुछ हो रहा है चमक और दमक की राजनीति के अंतर्गत? कितने लोगों का जान आश्वस्त आप कर पाएंगे बचाने की? इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हैं समाज सेवी के रूप में, हम लोग बड़े भैया के रूप में जानते हैं, विजय झा जी को। पहले तो हम लोग भी आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद उमेश जी। ऐसा तबीयत है भैया? ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, आपसे बेहतर नहीं है। अच्छा, झारखंड को भैया समझना हो तो अगर पॉलिटिकली अगर समझे तो क्या लगता है सरकार बदलता है लेकिन आम आदमी का जो समस्या है वो यथावत रहता है? निश्चित रूप से आम व्यक्ति की समस्या राजनीतिक परिवर्तन के धूरी में रहती ही नहीं। हम आम आदमी को जो समस्या है वह चुनाव में जिस दिन धुरी बनने लगेगी तभी तो उसमें परिवर्तन भी होगा, लेकिन वह धुरी नहीं है। ऐसी धुरी बनती है, धार्मिक भावनाएं बनती है, मंदिर मस्जिद बनता है, हिंदू मुस्लिम बनता है, तो हमारी भावनाओं के साथ खेल होता है और हम उसी पर जात धर्म मजहब पर हम वोट करते हैं और वोट लेने वाले भी निश्चिंत हो जाते हैं। फिर जब चुनाव आएगा तो फिर हम धार्मिक कार्ड खेल के फिर अपना फंगिया लेंगे, कुछ मत करो। न बेरोजगारी पर हम वोट करते हैं, न महंगाई पर वोट करते हैं, न सरकारी न पद खाली क्यों है, लाखों पद खाली क्यों है, न इस पर हम वोट करते हैं। मतलब ये सारी मुद्दा को एकदम बिल्कुल साइड कर दिया था। भाई आपको पुराना गाना याद होगा? एक उदाहरण खाली मैं देता हूँ, लेटेस्ट 89,000 स्कूल देश में बंद हो गए। जनता सड़क पर आई क्या? उस स्कूल में कौन लोग जाते थे? गरीब परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, जो उसके बिना अगर सरकारी सहायता नहीं होगी तो नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन सड़क पर नहीं आए क्योंकि हमारे जीवन की धुरी वो शिक्षा है ही नहीं। शिक्षा से इतर कुछ और मुद्दे पर वोट समाज दे देता है। इसीलिए जो आंदोलन होना चाहिए था इसके खिलाफ नहीं हो पाया। पुराना एक गाना आपको याद होगा भैया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। उस जमाने में 50-60 साल पहले ये गाना गाया। अगर आज भगवान जी या गाना वो लिखने वाले हो
तो वो क्या गाते हुए? गाना देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया मतदाता, कितना बदल गया उसकी सोच, और कितना बदल गया राजनीतिक दल। राजनीतिक दल मुद्दा नहीं बनने देता है, एक साजिशन, क्योंकि जानता है कि अगर यह मुद्दा जरूरत की चीजें बन जाएगी तब अभी भी आप देख रहे होंगे, आप बागवाड़ा के अंतर्गत आप भी रह रहे हैं, 7 से 8 दशक आपने पूरे धनबाद को भी नजदीक से देखा। क्या लग रहा है भैया, पहले वाला जो कोयला का क्षेत्र में विकास उत्पादन के लिए कहा जाता था, आज वो विकास उसी उत्पादन के माध्यम से या इसका स्वरूप या रूप बदल गया? कोयला तो हमारे विकास की धुरी है, और इसीलिए कोयला मजदूरों की दशा के में उत्थान लाने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार और उसकी जीवन में बेहतरी आए, इसीलिए राष्ट्रीयकरण का हुआ था उस समय। उसका एकमात्र आधार यही था कि वैज्ञानिक तरीके से खनन हो, जिससे सैकड़ों वर्ष तक ये हम इसका उत्पादन करते रहें और इसका राष्ट्रीय विकास में इसका योगदान होता रहे। वैज्ञानिक तरीके से खनन हो और इसमें जो मजदूर कार्यरत है, संलग्न है, उसकी आर्थिक दशा बेहतर हो। ये दो आधार थे, और उस समय हुआ भी। जो उस समय 1,500 रुपया वीकली पेमेंट हुआ करता था राष्ट्रीयकरण के पूर्व, उसके बाद जैसे ही राष्ट्रीयकरण हुआ तो 35, 40, 50 हजार रुपया सैलरी होगी, जो कि अब लाखों में है। तो आर्थिक सुधार तो जो BCCL में कार्यरत है उनमें तो हो गया, पे वेज लागू हो गया, क्वार्टर मिला सबको, स्कूली शिक्षा के लिए स्कूल भी संचालित हुए जो भारत कुकिंग कोर के द्वारा संचालित हैं, आर्थिक सहयोग से, उनके आर्थिक सहयोग से ये सारी चीज़ें हुई। बड़े बड़े कोयला भवन बन गए, मजदूर और अधिकारियों के क्वार्टर बन गए। हाँ, ये सब हुआ, वैज्ञानिक तरीके से खनन भी हुआ। लेकिन आज जो स्थिति है, आउटसोर्सिंग को देने के नाम पर जो बेहतरी की उम्मीद की गई थी, फिर लगता है हम राष्ट्रीयकरण के पूर्व की स्थिति की ओर जा रहे हैं। अच्छा, जब भैया गाड़ी से निकलते हैं 2 व्हीलर में, तो भैया 4 व्हीलर में चलते हैं, तो डर लगता है क्या कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए? ये नहीं कि गाड़ी टकरा जाए। जिस रोड पर चल रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है कोयलांचल में, ये बात आप मानेंगे? कल परसों ही हमारे यहाँ के रानी बाजार के 4 बच्चे वो गए थे डिगवाडी में गणेश पूजा में, और लौट रहे थे, और करकेंद में एक्सीडेंट हुआ है उनका, कोई गाड़ी मार के भाग गया है। वो अभी तक वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं असरफी में, अभी तक होश नहीं आया है। यह तो रोजमर्रा की घटना है, रोजमर्रा की घटना है। आज भी मैं देख रहा था, कोई व्यक्ति निकला घर से और कोई गाड़ी मार के उसको भाग गया है। परसों पिता पुत्र थे या पिता पुत्री थे, उसको गाड़ी वाला मार के भाग गया। यह तो जो है प्रतिदिन की घटना, आम घटना हो गई है। इसीलिए अभी ये 2-3 दिन पहले ही उपायुक्त का एक आदेश आया था कि हेलमेट यदि नहीं पहने हैं तो वो पेट्रोल नहीं देंगे। लेकिन उसके दूसरे ही दिन अखबारों में फोटो आया कि हेलमेट नहीं पहने हैं और लोग गाड़ी में तेल ले रहे हैं। तो ये कानून के प्रति जो आम लोगों की धारणा हो गई है, कानून है तो है, अपनी जगह से है, और बड़े लोग जब तक कानून का पालन नहीं करेंगे तब तक हम उम्मीद करें कि सिर्फ कमजोर लोगों के लिए कानून है और वो पालन करें, तो नहीं होगा। पानी ऊपर से नीचे आता है। कतरास में भैया भूटू बाबू का बंगला के बगल में कल ऐसा हुआ कि भू धसान, भू संकलन, जो भी आप इसको नाम दे दें, लेकिन जो यथावत स्थिति से पता चल रहा है जीवन का नुकसान हुआ, जान माल मवेशी का नुकसान हुआ। आखिर यह हर 15 दिन पर क्यों दिख रहा, खास इस बागमारा में ये बात? देखिए, दुर्भाग्यवश जिस बागमारा को 1985 में गांधी प्रखंड का दर्जा मिला था, आज वो आपराधिक प्रखंड में बदल गया है। कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसका सिरमौर आज बागमारा नहीं है, कोई अपराध। इसका कारण में जाना होगा, तब जाएंगे। कहीं न कहीं अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। हर अपराधी निश्चिंत है कि हमको मेरे आका बचा लेंगे। और जिस तरीके से मैंने बहुत पहले जब PIL मैंने कोयला चोरी के खिलाफ किया, उसी समय मैंने एक पत्र भी लिखा था
कि पूरा शहर ये पिलर पर टिका हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में 100 वर्ष पुराना खनन का इतिहास है। जब से खनन आया यहाँ रानीगंज और झरिया में, उस समय से कतरास में खनन होता आया है। सबसे पुरानी कुलरियाँ हैं, जैसे सलानपुर है, ये सब बहुत पुरानी कुलरियाँ हैं। और कोयला अधिकतम निकालने के बाद छोड़ दिया गया, चूँकि कतरास के एक को रेलवे लाइन है, फिर नदी है, इधर भी रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन पर कोई खतरा नहीं आए, नदी पर कोई खतरा नहीं आए, इसलिए यहाँ छोड़ दिया गया। शहर के नीचे खनन नहीं हुआ, यहाँ पिलर के रूप में खनन हुआ भी, तो पिलर के रूप में मोटे मोटे पिलर, सैकड़ों की संख्या में सिर्फ पिलर है। मतलब जान माल की रक्षा का बात उस समय देखा गया। हाँ, अच्छा, जिला प्रशासन से जब कोयला चोरी या किसी प्रकार का बात पूछा जाता है तो सीधा एक बात कहते हैं कि यह हमारे हाथ में नहीं है, यह केंद्र का मामला है। तो अब थोड़ा सा इनके झगड़ा में जो जान चला जा रहा है, क्या कहेंगे विजय भैया? आप ऑलरेडी इस पर PIL कर रखे हैं। देखिए, जहाँ तक विधि व्यवस्था का सवाल है, वो निश्चित रूप से राज्य का विषय है, लेकिन जिस खनिज की चोरी हो रही है वो केंद्र का विषय है। जमीन के अंदर कोई भी खनिज है, किसी प्रकार का खनिज है, वह भारत सरकार की संपत्ति है, वह देश की संपत्ति है। करोड़ों रुपया खर्च हो रहा महीने का CCL का, CISF का हर एक बैरक में मुझे लगता है 200-500 कैडेट हैं, फिर भी नहीं रुक पा रहा है। ये कहीं न कहीं फेल्योर है, पूरे सिस्टम का फेल्योर दर्शाता है। यदि आप अवैध माइनिंग के तह में जाएंगे आप, तब लगेगा कि जिसकी रक्षा के लिए, जिस संपत्ति की रक्षा के लिए सैकड़ों की संख्या में CISF का डिप्लॉयमेंट है, जिसके पीछे 400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वही CISF की भूमिका जब आप देखेंगे एयरपोर्ट पर कितनी सशक्त होती है कि आप पावर बैंक भी नहीं ले जा सकते हैं। पावर बैंक, मोबाइल सब आपको साथ में लेना पड़ेगा, आप लगेज बॉक्स में नहीं डाल सकते हैं, पकड़ा जाएंगे तुरंत आप। वही CISF जब कुदरी क्षेत्र में है, इतना विफल क्यों है कि वह उसके सामने से ट्रक जा रहा है लेकिन वह नहीं रोक पा रहा है। ये 2 किलोमीटर की दूरी पर देखें, मालकेरा है, भेलाटाड़ है, सिजुआ है, टाटा का कंपनी है, जामाडुआ है, लेकिन वहाँ एक छटा कोयले की चोरी नहीं होती, जबकि कोई CISF नहीं, सिंपल SIS के भरोसे पर पूरी का पूरा सुरक्षा विभाग है। आप कल जो घटना घटी, वहाँ से एयर डिस्टेंस यदि हम लेंगे मालकेरा का, तो 1 किलोमीटर होगा, और 1 किलोमीटर पर है वहाँ, वो प्राइवेट गार्ड के भरोसे है, कोई CISF की प्रतिनियुक्ति नहीं है, तब वहाँ एक ढेला चोरी नहीं होता है। और जहाँ सैकड़ों की संख्या में CISF है, अंगारपथरा में हेडक्वार्टर है, और तब वहाँ से एयर डिस्टेंस में आधा किलोमीटर की दूरी पर और प्रतिदिन दर्जनों ट्रक का कोयला, कई पॉइंट ऐसे हैं जहाँ दर्जनों ट्रक निकल रहे हैं, कई पॉइंट ऐसे हैं कि दर्जनों ट्रक की संख्या में बेखौफ निकलता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कल जब घटना घटी तब वहाँ देखा गया कि 1000-2000 बोरा कोयला भरा पड़ा था, खाली ट्रांसपोर्टिंग होना बाकी था, लोड होना बाकी था, और उसके बाद वो चली जाती। लेकिन आज एक भी बोरा नहीं था। इसका मतलब घटना घटने के बाद जब NDRF की टीम या रेस्क्यू टीम आ गई, पुलिस प्रशासन आ गया, CISF आ गया, अधिकारीगण के ध्यान में आ गया, जिला प्रशासन के ध्यान में आ गया, उसके बाद कौन दुस्साहस किया इतना कि वो वहाँ से उठा लिया उस स्पॉट से, जो स्पॉट अभी सुरक्षा के घेरे में था, और वहाँ से उठ गया। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है, कैसे ट्रक आया, कैसे लोड हुआ। तो छू मंत्र से लोड नहीं हुआ होगा 1 मिनट में, घंटों लगा होगा लोड होने में, और उसके लिए दर्जनों मजदूर लगाए गए होंगे, सब कुछ हुआ होगा। निश्चित रूप से प्रशासन के नाक के नीचे हुआ ना। अच्छा, हम लोग NDRF की बात करें तो फिल्मों में सुनते थे, दिल्ली में, मुंबई में किसी प्रकार का पता भी पता, अब लगातार धनबाद में NDRF का आना, क्या लगता है कल अगर वो नहीं पहुंच पाती तो आज रेस्क्यू पूरा हो पाता है? क्योंकि रेस्क्यू टीम माइंस का, DGMS का रेस्क्यू टीम है, BCCL का, और NDRF की टीम है। तो NDRF की टीम, लेकिन माइंस रेस्क्यू का टीम आया, वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों ने अपनी जान की बाजी भी लगाई। बहुत से ऐसे दुरूह कार्य थे वो उन्होंने किया, जो दांतों तले उंगली दबा रहे थे, वहाँ की जनता जो खड़ी थी देख रहे थे, उसके साहस की दाद दे रही थी। लेकिन ये कब तक चलेगा ऐसा? कब तक हम, मेरी आम आदमी का जान की कोई कीमत नहीं है क्या? क्या सरकार इतना निश्चिंत होकर सो सकती है क्या? चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो,
संपत्ति है केंद्र सरकार की और वो कह देते हैं कि राज्य का मामला है। राज्य कहता है संपत्ति केंद्र की है, केंद्र कोई नोटिस क्यों नहीं ले रहा है। दोनों के अपने अपने जगह पर तर्क सही है। बॉल की तरह एक आम आदमी परेशान है, दूसरे पर डाल रहा है। लेकिन मैं तो कहता हूँ सियासत यदि फेल्योर है तो सियासत को हटा दिया जाए। सियासत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर घर में हम चौकीदार रखते हैं और घर में चोरी होती है तो सबसे पहला काम हम करेंगे चौकीदार को हटाएंगे। कोई भी आदमी चौकीदार से पूछा जाएगा, संतोषजनक जवाब नहीं होगा तो उसकी छुट्टी पहले करेंगे हम। तो उसी तरह आज सियासत पर 400 करोड़ तो बचेंगे हमारे। और भारत सरकार हो या भारत कोकिंग कोल हो, यहाँ तो कस्टोडियन बीसीसीएल है ना संपदा की, तो बीसीसीएल को ये घोषणा करनी चाहिए कि कोई भी चोरी के ट्रक का सूचना देगा, लोड होने के बाद निकलते ही स्पॉट से भर गया, निकल रहा है, जाएगा किसी न किसी सड़क मार्ग द्वारा ही, आप घोषणा कर दीजिए। जो इसकी सूचना देगा, जो व्हाट्सएप मैसेज देगा, फोटो देगा, उसको 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। केंद्र के बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर आ रहे हैं, राज्य मंत्री, कोयला मंत्री रेड्डी साहब का भी लगातार दौरा है। विकास की बात हमेशा एक स्टेटमेंट रखा जाता है, उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन। क्या डीजीएमएस या जितनी भी ये अनुषंगिक इकाइयाँ हैं पूरी तरह से धृतराष्ट्र बनी हुई है? पहले तो डीजीएमएस को अब एक जो जितना क्षेत्र माइनिंग हो गया है, बंद हो गया, माइनिंग होने के बाद बंद हो गया, और जो माइनिंग चल रहा है इसका पूरी जनता के बीच में एकदम क्लियर एक आना चाहिए कि ये चूंकि शहर पर हमारा पिलर पर है, तो हमारी आज अंडरग्राउंड क्या स्थिति हमको नहीं पता। हम रह रहे हैं यहाँ, लेकिन भीतर के पिलर, इस रानी बाजार के पिलर सुरक्षित हैं, हनुमान जंक्शन के पिलर सुरक्षित हैं, थाना चौक के पिलर सुरक्षित हैं, अमरपथरा के पिलर सुरक्षित हैं, ऊपर में रहने वाले किसी को नहीं पता। तो डीजीएमएस को ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और हमको भरोसा हो कि हम सुरक्षित हैं इसके नाते, उसको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, एक सर्वे, भले 1 महीना लग जाए, कि जब बंद हुआ ये माइंस उस समय कितने पिलर थे और जो बंद कर दिया गया, और आज पिलर की क्या स्थिति है, पिलर का घनत्व क्या था, आज उसका 60 मीटर था, यदि कहीं आज ऐसा तो नहीं 30 मीटर रह गया है, तब पिलर है भी तो नहीं के बराबर। ये चीज कहेंगे, पेपर सर्वे हो या वाकई में वहाँ के लोगों को लेकर स्पॉट सर्वे हो। पेपर सर्वे के माध्यम से आपने देखा था स्टेशन बंद कर दिया गया, रेल लाइन को भी खतरा, फिर पुनः आप लोगों ने इसकी लंबी लड़ाई लड़ी, फिर चालू हुआ। तो पेपर सर्वे जरूरी है या स्पॉट सर्वे? नहीं, इसमें तो जो एक्सपर्ट हैं वही जा सकते हैं, जो अधिकृत हैं वही जा सकते हैं, हम और आप तो नहीं जा सकते हैं, हम लोग एक्सपर्ट भी नहीं हैं उसके लिए। तो नहीं, टेंडर हो बकायदा, जो एक्सपर्ट टीम है, एक्सपर्टीज है, जो लोग, वो लोग आएंगे, भाग लेंगे, और बकायदा अथॉरिटी जिसको है उसको दिया जाए। पेपर से खाली काम नहीं चलेगा, तब फिर हम धोखाधड़ी के शिकार हो जाएंगे। हो सकता है फर्जी आंकड़ा आ जाए हमारे पास और उस धोखे में रह जाएं, हमको बता दिया जाए 50 पिलर हैं, हो सकता है कोई पिलर विहीन हो, सब पिलर कट गया हो। आखिर में जो कोयला कट के ऊपर आ रहा है, तो पिलर कट रहा है तभी तो वो कोयला ऊपर आ रहा है, क्योंकि जहां तक कोयला था, जितना जो सुगमता से काटा जा सकता था, उन तो काट लिया गया है। अच्छा, कल बहुत सारे वीडियो के नीचे एक अंगार पत्रा बीटीसी सेंटर के बारे में लोग कह रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल अगला नंबर उसका है, उसका हम इसकी तो पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन क्या कहेंगे, क्या तो दूसरा ऐसा घटना ना घटे, इसके लिए सरकार को क्या बेहतर एक स्टेप उठाना चाहिए? उसके लिए तो बहुत बड़े पैमाने पर काम करना होगा, उसमें सबकी भूमिका होगी, सब, चाहे वो बीसीसीएल हो, चाहे डीजीएमएस हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबकी भूमिका होगी, जिला प्रशासन की, और एक रोड मैप तैयार करना होगा, क्योंकि हर 10 दिन में कहीं न कहीं पूरे कोयलांचल में ऐसी घटना घट रही है। आखिर में कब तक बलि देते रहेंगे आम आदमी, जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसका कोई कसूर नहीं है। हम जैसे कल जो घटना घटी है, उसके जान माल, गाय भैंस सब चले गए, उसका क्या कसूर था? यही ना कि ऊपर में रह रहा था, वो सिटीजन होने के नाते। तो ऐसी निर्दोष जिंदगी को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर, इसको व्यापक स्तर पर इसका रोड मैप बनाने की ज़रूरत है, और जनता को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है, और उसको इस ढंग से काम करना होगा कि हम अगली पीढ़ी को सुरक्षित कैसे रखेंगे, इस क्षेत्र को कैसे सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था किसी संदर्भ में, तो कहा गया कि आप जो माइनिंग करके छोड़ देते हैं, डेब्रिज का ढेर लगा देते हैं, उसको लेबल नहीं करते हैं, तो गाय भैंस किसके पास गुहार लगाने के लिए जाएगा? घास कहाँ खाएंगे? अगर लेबल रहेगा तो उस पर घास हो जाएगा 6 महीना, साल, 1 ऋतु के बाद।
तो वो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और केंद्र सरकार को उन्होंने जवाब मांगा था इस पर। आज तक केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, इसी सिलसिले से जुड़ा हुआ पुनर्वास आयोग की बात करते हैं, विस्थापन आयोग का बात करते हैं, लोगों को भी रेगुलेट करना चाहिए। तो लोग नहीं जाना चाहते हैं किसी जिद पर, या वाकई बीसीसीआई उतना सक्षमता से इस स्टेप को ले नहीं पा रही है? नहीं, लोग तो जाना चाहते हैं। कोई जान जोखिम में जहरीली गैस निकल रहा है, वहाँ रह रहा है, आग की लपटें हैं, ये पता चलता है। यदि बारिश हो जाए तब आप कुछ क्षेत्रों से गुजरिए, तब आपको दिख जाएगा कैसे रह रहे हैं लोग। आपके मुंह से स्वतः निकलेगा कैसे रह रहे हैं। आपके अनुभव से झरिया की ओर बढ़िए और बाईं ओर देखते चले जाइए, आपको लगेगा लोग रह रहे हैं कैसे। और झरिया से आगे सिंदरी की ओर बढ़िए, तब आपको लग जाएगा। भीतर अगर घुसिए तब आपको लगेगा लाचारी में लोग रह रहे हैं। अगर मानव जनित जितनी सुविधाएं हैं अगर मिले तो हमको लगता है होड़ हो जाएगी कि मैं जाऊंगा। लेकिन एक परिवार को रहने के लिए जो वहाँ मूलभूत सुविधा तो चाहिए। स्कूल तो दीजिए आप, ट्रांसपोर्टेशन तो दीजिए आप, अस्पताल तो दीजिए आप, और एक परिवार रह सके उतना जगह तो दीजिए आप। 400-500 स्क्वायर फुट, 600 स्क्वायर फुट में एक परिवार को शिफ्ट कर देना चाहते हैं, जहाँ एक कमरे में एक चौकी लगा दिया जाएगा, उसके बाद आवागमन नहीं कर सकते हैं उस कमरे में। ऐसे कमरे अगर बनाएंगे आप, कोई नहीं जाना चाहेगा। बशीर साहब का शायद एक शेर था भैया कि पूरा शहर निकला तो दिखा लाशों का ढेर है, लेकिन कातिल नहीं खोज पाए। क्या वाकई ये स्थिति है? कोई गुनाह का जरूरत है, लोगों को एक बार गोल बंद होने का जरूरत है, या केवल हम पुलिस प्रशासन या सीआईएसएफ या कोई नीति या गजट तक हम केवल सीमित हैं? नहीं, आज वही स्थिति है। हर ओर हो रहा है आउटसोर्सिंग, अवैध उत्खनन। FIR कितना हो रहा है? FIR होना चाहिए ना। जब थाना के सामने से गुजर रहा है, एरिया ऑफिस के सामने से गुजर रहा है, GM के ऑफिस के सामने से गुजर रहा है, DSP के बंगले के सामने से गुजर रहा है, SP के बंगले के सामने से गुजर रहा है, ऑफिस के सामने से, DC कार्यालय के सामने से गुजर रहा है, सब जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है। जब देख रहे हैं तो FIR हो रहा है क्या? आप देखिए उसका खपत कहाँ हो रहा है, वो कोयला कहाँ जा रहा है, आप उसके रेकी कीजिए और पकड़िए जहाँ खपत हो रहा है, जहाँ गिर रहा है कोयला, उसका मतलब इसके पीछे इस व्हाइट कॉलर का हाथ है। आप उसको गिरिबान पर हाथ तो डालिए। अच्छा, यहाँ से कोयला भी नॉन GST निकल रहा है, लेकिन जहाँ पहुँच रहा है वहाँ GST मोड हो जा रहा है। नहीं, ये कैसे? ये फर्जी है। GST पेपर बाद में फर्जी पाया जाता है। अक्सर अखबारों में आता भी है कि इतने 1000 करोड़ का GST पेपर फर्जी पाया गया। वो फर्जी पेपर खाली वो परिवहन में बाधा न हो इसलिए वो फर्जी पेपर आता है, और वो लोग फिर विड्रॉ भी कर लेते हैं। फर्जी वाला का दौर चल रहा है। असली धृतराष्ट्र कौन है? यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आम आदमी रोजी में, आलू का रेट में, सब्जियों के रेट में, महंगाई में फंसा हुआ है, बच्चों को पढ़ाना है। तो आम आदमी आगे बढ़े या असली धृतराष्ट्र हम किसको मान ले, जो चाहे अगर आँख खोले तो सारी चीज़ें स्पष्ट तरीके से सरलता के साथ खत्म हो सकती है समस्या? एक आदमी को नहीं कह सकते आप। अलग अलग इलाके में अलग अलग लोग बैठे हैं, अलग अलग इलाका पर कब्जा बना के रखा है। वहाँ की वो गुंडा माफिया रंगदार व्हाइट पोस्ट का चोला पहन लिया है, इसलिए आप एक को चिन्हित करके समाप्त नहीं कर सकते। ऐसे कई होंगे धृतराष्ट्र जिस पर आपके गिरेबान पर हाथ डालना होगा। मैं तो सीधा कहा कि आप खपत कहाँ होता है, आप रेकी करना आसान है। निकला जाने दीजिए, देखिए कोयला कहाँ गिरा, वहाँ पकड़िए, कागज दिखाओ। आप कोई भी ट्रक जो परिवहन कर रहा है कोयले का, अगर GPS ऑफ है, GPS नहीं है, आप उसको पकड़िए, क्योंकि GPS से पता चल जाएगा कोयला चला कहाँ से। पकड़ने के बाद 2 दिन बाद तो आपके पास GST पेपर आ जाएगा। 2 दिन बाद आपके पास सब पेपर प्रूफ आ जाएगा कि एकदम लगेगा जेन्यून है। आप उसमें पकड़िए, अगर जेन्यून था तो GPS क्यों ऑफ है, GPS बंद क्यों है। यहाँ तक भी देखा गया कि आगे आगे GPS लगा के कोई मोटरसाइकिल से जाता है और उस रोड से गुजर जाता है जहाँ गंतव्य में कोयला को जाना है, और ट्रक कहीं और चला गया, ट्रक चला गया उत्तर दिशा, और GPS से पश्चिम में जाना है तो GPS जा रहा है पश्चिम मोटरसाइकिल। इसको वाइंड अप करते हैं, लेकिन ये जानना चाहेंगे आखिर इतना एनर्जी कहाँ से आ रही है? जिस चीज़ को आप मुखरता के साथ रख रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिमाग में एक पॉजिटिव सिनेरियो तो जरूर बनाते हैं आप क्षेत्र को लेकर। हॉर्लिक्स पी लीजिए, बोर्नविटा पी लीजिए, लोगों का सपोर्ट हो रहा, आखिर क्या है जो आप एकदम मुखरता से अवैध कोयला के पीछे लगे हुए हैं लंबे समय से, चाहे फेसबुक हो या आपका सोशल मीडिया है? हम शुरू से सत्य और न्याय के
लिए लड़ते रहे शुरू से। 74 के आंदोलन जब शुरू हुआ, जयप्रकाश जी का छात्र आंदोलन, हम लोग तो बीए के छात्र थे, आरएसपी कॉलेज के छात्र थे, उसमें पहली गिरफ्तारी मेरी हुई है उस आंदोलन की। मैं संयोजक हुआ करता था। और 2011 में भी जब अन्ना आंदोलन हुआ तब भी उस आंदोलन का धनबाद जिला संयोजक नहीं था। सबको पता है कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं टूटने वाला नहीं हूँ, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मेरा स्वभाव से यहाँ पे सब कोई वाकिफ है और इसीलिए सबको लगता है कि यही आदमी लड़ सकता है। मैं उस तेवर के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी मैंने। मेरे बेटे पर फर्जी केस हुआ, मेरे पर केस हुआ, बहुत बार जेल जाना पड़ा। डॉक्टर यहाँ एक उपायुक्त आए थे, उनसे मेरे अतिक्रमण के सवाल पर ठन गई, उसने मुझ पर 28 केस किया। अब मैं प्रतिदिन उनसे 5 सवाल पूछता था, प्रतिदिन। और उन्होंने अंत में कंप्रोमाइज के लिए मेरे पास भेजा इस क्षेत्र के सांसद को, और मैंने कंप्रोमाइज रिफ्यूज किया। और उनकी मात्र इतनी शर्त थी कि सिर्फ मेरे यहाँ आ जाए, और रिफ्यूज किया। वो इस दुनिया से विदा भी हो गए। मैं आपके सामने बैठा हूँ उसी तेवर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए, कोयला चोरी हो रहा है नहीं हो रहा है, सीधा स्पष्ट इस बात को समझना होगा। अगर आप धृतराष्ट्र हैं तो बिल्कुल आप कहेंगे कोयला चोरी नहीं हो रहा। कहीं से निर्भीकता वाला अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट 1% भी आपके अंतर्गत है तो जरूर आप कहेंगे श्रीमान कि आपके आसपास जो दशा और दुर्दशा बना हुआ है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक खतरे की घंटी पर आपका जीवन, आपका परिवार, आपका बच्चा, आपका वह व्यक्ति जी रहा हो जिसका आप शुभचिंतक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बस एक अंतिम संदेश जो वाकई कुछ पॉजिटिव स्केल के द्वारा हो सके, या उन परिवार के जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, पत्नी को खोया, उनके लिए क्या सांत्वना है? देखिए, उनके लिए तो गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ मैं, और उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हर यहाँ के रहने वाले लोगों की कल आपकी बारी भी हो सकती है। अगर हमारे मोहल्ले में कोई घर जल रहा है और हमको यदि रात में नींद आ जाए तो कल मेरी बारी भी हो सकती है। ये सोचना होगा, हर आदमी समझे कि वो सुरक्षित है। यह सोच करके हर आदमी को सड़क पर आना होगा। हम अंग्रेजों भारत छोड़ो हमारे पूर्वजों ने नारा दिया और सड़क पर आए 42 में, 47 में आज़ादी मिल गई, मात्र 5 वर्ष में। तो ऐसे ही 5 साल में आज़ादी मिल गई हमको। सिर्फ ये निर्णय ले लिया अंग्रेजों भारत छोड़ो हमारे पूर्वज। अगर हम वास्तव में उस पूर्वज का डीएनए है तो हम लोगों को भी ये सब वहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ भी खनन हो रहा है, वहाँ के लोग गोलबंद हो जाए। और जो लोग आते हैं वो चेहरे वो जानते हैं कि यहाँ का नहीं है, उसको रोकें, पूछें कहाँ से आए हो, दिखाओ आएगी तुम, बांग्लादेश से तुम यहाँ जमीन खोदने आ गया। उसको सीधे बांग्लादेशी पकड़े, बोले थाना में जमा करेंगे तुमको, वो दूसरे दिन नजर नहीं आएगा। यह भूमिका पुलिस नहीं निभा सकता है, उस क्षेत्र का नौजवान निभा सकता है, उस क्षेत्र का किसान मजदूर निभा सकता है, उस क्षेत्र का निवासी निभा सकता है। उस भूमिका में जनता को आना होगा। और मैं जानता हूं कि उसके संरक्षण में व्हाइट कॉलर के लोग आएंगे, उससे भी 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहना होगा। जात धर्म मजहब पर तो बहुत बार हम लोगों ने देख लिया, मिला क्या, हाथ मल रहे हैं सब कोई, अब पछता रहे हैं। इसलिए जात धर्म मजहब से, पार्टी से ऊपर उठ करके और अपना हित देखना होगा, समाज हित देखना होगा, परिवार हित देखना होगा, अपने खेत खलिहान का थोड़ा स्वार्थी बनना होगा हमको। हम रक्षा करेंगे अपने पंचायत की, अपने गांव की, अपने मौजा की, और इसमें जो आड़े आएगा हम किसी को नहीं बख्शेंगे। लाठी से मार के दौड़ाना पड़े, लाठी से मार के दौड़ाएंगे, यह लेना होगा संकल्प, और जनता कर सकती है चाहे तो। क्योंकि हमारे ही पूर्वजों ने अंग्रेज को खदेड़ दिया। ये कोयला चोर क्या है? 7 अगस्त 1942 का वो रात और 8 अगस्त 1942 का वो सुबह जिसमें ये नारा हमारे और आपके तक पहुंचा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंततः यही नारा के साथ विजय भैया इस बात को संकेत दे रहे कि श्रीमान, अगर आपको अपना सुरक्षा खुद नजर नहीं आता है तो आप जितना भी कोशिश कर ले, अब ये थमेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना है कि अगला कोई दूसरी तरफ या दूसरे क्षेत्र में या दूसरे इलाके में घटना ना घटे, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कोशिश जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।